साथियों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड के विषय में, जो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को घटित हुआ और यह अंग्रेज़ों के द्वारा भारतीयों का सबसे बड़ा नरसंहारों में से एक है। अब हम इस घटना के सर्वप्रथम कारणों को जानने की कोशिश करते हैं। हुआ क्या, 1916 में एक आयरिश महिला एनी बेसेंट थी और हमारे एक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, किसने नाम नहीं सुना होगा, एक गणित के अध्यापक बाल गंगाधर तिलक जी का। तिलक जी भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन में महती भूमिका निभाने वाले क्रांतिकारी थे। उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अनेकों कार्य किए। 1916 ईस्वी में उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की और इसकी बागडोर एनी बेसेंट को सौंपी। होम रूल लीग कांग्रेस की तरह तुष्टीकरण की नीति पर नहीं थी। उसने जगह जगह अपने संगठन बनाए और अपना कार्य शुरू किया। और होम रूल लीग जो था वो एक राजनीतिक संगठन नहीं था, वो राष्ट्रनैतिक संगठन था। उसका उद्देश्य भारत की अखंडता को बनाए रखते हुए भारत की आज़ादी के लिए प्रयासरत रहना था। साथियों, गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए तो उन्होंने नए नए तरीके से सत्याग्रह छेड़ दिए। चंपारण आंदोलन के विषय में आपने सुना ही होगा, खेड़ा आंदोलन के विषय में भी आप जानते होंगे, लेकिन सबसे अधिक चर्चा में वो आया उनका आंदोलन सत्याग्रह। और पंजाब जो है राष्ट्रवाद की आग में जल रहा था। पंजाब में राष्ट्रवाद घर घर में व्याप्त था और वह विद्रोह की ज्वालामुखी पर बैठा हुआ था। और बैसाखी के दिन यह सभा रखी गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की दिन। इस सभा में जलियांवाला बाग में किस तरीके से क्या किया गया उसके विषय में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले थोड़ा पहले और जानते हैं। तो गांधी के सत्याग्रह से सब अंग्रेज भी परेशान थे। उनको लगता था कि ये आदमी अगर पंजाब आ गया तो पंजाब के लोग और ज़्यादा उग्र हो जाएंगे और हमारा जो एम्पायर है ये भारत में, ये खतरे में आ जाएगा। तो उन्होंने 1919 में एक एक्ट लाया जिसे रोलेक्ट एक्ट कहा जाता है। भारतीयों ने इसे काला कानून का नाम दिया। इस एक्ट के तहत अंग्रेज़ों ने सर्वप्रथम यह अधिकार दे दिया पुलिस को या प्रशासन को या सेना को कि किसी की भी वो गिरफ्तारी कर सकते हैं यदि उस पर शक है। भले ही उसने अपराध नहीं किया है, लेकिन ये आशंका है पुलिस को या प्रशासन को कि वो अपराध कर सकता है, तो उसे बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। यह भारतीयों के निजता के अधिकार का उल्लंघन था। गांधी जी ने इस एक्ट को विरोध करने के लिए लोगों को प्रेरित किया और कहा कि यह हमारे लिए एक काला कानून है, हमें इसको नहीं मानना है। और गांधी जी के एक आदेश पर सारे भारतीय उठ खड़े हुए और इस आंदोलन में, जो उनका सत्याग्रह आंदोलन था, उस पर कूद पड़े और लोगों के इस बढ़ते जुलूस में योगदान से अंग्रेज भी थर्राए हुए थे, घबराए हुए थे। उन्हें यह प्रतीत हो रहा था कि शायद यह गांधी उनका एम्पायर उखाड़ फेंकेंगे। तो इसी बात के चलते अंग्रेज़ों ने अनेक सख्त कानून लाने प्रारंभ कर दिए। उन्हीं में से एक रोलेक्ट एक्ट भी था। रोलेक्ट एक्ट के विषय में मैंने आपको बताया कि जो रोलेक्ट एक्ट था वो 1919 ईस्वी में भारत आया और रोलेक्ट एक्ट के विरोध में पूरा पंजाब खड़ा हो गया, क्योंकि पंजाब में राष्ट्रवादी भावनाएं जोर शोर से विकसित थी। और इसी बात के चलते अंग्रेज़ों ने यह निर्धारित किया कि जो भी रोलेक्ट एक्ट का विरोध करेगा और तो उसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। इसके चलते उन्होंने भारत के अधिकांश राज्यों में धारा 144 यानी कर्फ्यू लगा दिया और
यह बात पंजाब में भी लागू होती थी और पंजाब में भी जब कर्फ्यू लगा दिया गया तो पंजाब के अधिकांश लोगों को पता नहीं था कि 12 अप्रैल की रात को यह कर्फ्यू लगाया गया और वे बैसाखी को मनाने के लिए गोल्डन टेम्पल से दर्शन कर करके पूरे परिवार सहित लोग वहाँ जलियांवाले बाग में अमृतसर के पास में इकट्ठा हुए और वहाँ पर एक सभा आयोजित की। कहा जाता है कि उस सभा में लगभग 2500 लोग उपस्थित थे। उस सभा में एक ही गेट था और उस गेट के अंदर पूरा ग्राउंड था और उस ग्राउंड में लोग अंग्रेज़ों के रोलेक्ट एक्ट यानी काले कानून का विरोध करने के लिए एकत्रित हुए थे, एक साथ आए थे। ये बात जब जनरल ओडायर को पता चली, आपने नाम सुना होगा जनरल ओडायर और माइकल ओडायर, और इन दोनों ने मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। और इस हत्याकांड में जनरल डायर ने कुल 90 सैनिकों का प्रयोग किया था और 33 राउंड गोलियां चलाई थी प्रत्येक सैनिक ने, और कुल 1650 राउंड गोलियां यहाँ पर चलाई गई थीं। और कहा अंग्रेज़ों के मुताबिक यहाँ पर लगभग 379 लोग मारे गए थे और 502 लोग घायल हुए थे, लेकिन एक्चुअल में आंकड़ा इससे कहीं अधिक था। कुछ भारतीय समितियों ने जो आंकड़ा बताया है उसमें 800 लोग मारे जाने की बात कही गई है और लगभग 1200 लोग घायल होने की बात कही गई है। अंग्रेज़ों ने इसे स्वीकार नहीं किया है। बाद में 145 ऐसे बॉडीज़ थे जो अनआइडेंटिफाइड थे, जिनकी पहचान नहीं की गई है। कई इतिहासकारों ने इस पर अनेक लेख लिखे और इस हत्याकांड के विषय में हम जानते हैं। तो हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को सायं 5:30 बजे घटित हुआ। इससे पहले भारतीयों को यह पता नहीं था कि सूर्य अस्त होते होते उनके लिए एक कहर आ जाएगा और वह कहर उनकी जान ले लेगा। जनरल डायर अपने 90 सैनिकों के साथ उसी गेट पर आ धमका और गेट को बंद करवा लिया और चारों तरफ से उसने फायरिंग का आदेश दे दिया। उसके सैनिकों ने निहत्थे बेगुनाह लोगों पर हथियार उठाए और एक एक करके सबको मार दिया। जो कुछ एक कुआं था बगल में, कहा जाता है कि उससे भी 120 लाशें निकाली गई हैं और यह बताया गया है कि लोग गोलियों के डर से बचने के लिए इस कुएं में कूद गए थे। बहुत सारे लोग दीवार को फांद करके उस पार कूद पड़े, किसी के हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, लेकिन वो जीवित बच गए। उन जीवित लोगों ने भी कहानियाँ सुनाई और उस हत्याकांड की दर्दनाक कहानी बताई, जो कहानी हर भारतीयों को जाननी चाहिए। और 13 अप्रैल 1919 के दिन शाम को जब यह हत्याकांड का अंजाम जनरल ओडायर ने दिया तो भारतीयों के मन में उनके प्रति विद्रोह की आग और भड़क गई। अब भारतीयों को लगने लगा, गांधी पहले सोचते थे कि अंग्रेज उदार होंगे और ये हमारे प्रशासनिक सुधार तो करेंगे ही, लेकिन गांधी की भी उम्मीदों में पानी फिरा। उन्होंने अपने अनेक पदक वापस कर दिए। रविंद्रनाथ टैगोर का आपने नाम सुना ही होगा, जिन्हें 1913 में गीतांजलि लिखने के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। ये भारत में पहले व्यक्ति थे वो जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी और सर की उपाधि वापस कर दी। रविंद्रनाथ टैगोर बहुत नाराज हुए और नाराजगी में उन्होंने कई लेख भी लिखे। गांधी ने कहा, अब अंग्रेज़ों के साथ कोई बात नहीं होगी, हम अंग्रेज़ों से अब युद्ध करेंगे और वह युद्ध हमारा एक अहिंसात्मक रूप से होगा। गांधी हथियार की बात नहीं करते थे, लेकिन वे भी अंग्रेज़ों के कट्टर विरोधी बन गए थे। हमारा देश भारत, अंग्रेज़ों को ये पता नहीं था कि हमारा देश भारत इसके 28 साल बाद आज़ाद होगा और यह हमारी आज़ादी की सबसे बड़ी आहुति थी, जो बलिवेदी पर इन जवानों ने, बच्चों ने, बूढ़ों ने अपने प्राणों को गंवा कर दिया था और अंग्रेज़ों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। हालांकि
इसकी जब अफवाहें फैलने लगी कि यह हत्याकांड हुआ है, तो अंग्रेज़ों ने इसके लिए जांच कमेटी बैठाई हंटर आयोग के नेतृत्व में। लेकिन कमेटी भी किसकी? अंग्रेज़ों की। उन्होंने उन्हीं के हिसाब से निर्णय दिया, लेकिन जनरल ओडायर को दोषी मानते हुए, माइकल ओडायर को उन्होंने दोषी नहीं माना, जबकि वह भी दोषी था। उन्होंने जनरल ओडायर को दोषी मानते हुए यह डिसीजन लिया कि अब जनरल ओडायर की भारत में सेवाएं नहीं होंगी। लेकिन और लॉर्ड्स ऑफ कॉमन्स में, इंग्लैंड में भी काफ़ी बहस हुई इस बात पर, और ये बात भारतीय जजेस की, जो हंटर आयोग की जो सिफारिश थी, जो कहना था, उस बात को स्वीकार किया गया भारतीय कानूनों को। लेकिन जो लॉर्ड्स था, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, उसने कहा नहीं, डायर ने जो कुछ भी किया वो अपने देश हित के लिए किया और अंग्रेजी एम्पायर को बढ़ाने के लिए किया, और डायर के साथ हम वो कर रहे हैं, नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। यह बात भारतीयों के लिए एक कष्टप्रद बात थी, लेकिन एक भारतीय उधम सिंह ने इस बात का बदला लिया और अपने बाहुबल से वहाँ तक पहुँच करके जनरल ओडायर को तो नहीं, लेकिन माइकल ओडायर को गोली मारकर हत्या कर दी। जनरल ओडायर 1927 में वो उनकी मृत्यु हो गई ब्रेन हेमरेज की वजह से। 1920 में वे हटा दिए गए थे सेना से, और भारत से उनकी सेवाएं मुक्त हो गई थीं। हालांकि 13 अप्रैल 2019 को ब्रिटेन ने आधिकारिक रूप से माफ़ी मांगा है और उस हत्याकांड में अपने लोगों को दोषी माना है, लेकिन देर बहुत हो चुकी है। 100 बरस उस घटना को बीत चुके हैं। भारतीय भले ही 1947 में आज़ाद हो गए, लेकिन भारतीयों के मन में ये टीस है कि किसी एक धर्म के लोगों ने निरसंस अपने धर्म को बचाने के लिए लोगों को मारा है और लोगों की हत्या की है। गांधी सहित तमाम पूरे देश में विद्रोह फैल गया। खिलाफत आंदोलन अंग्रेज़ों के खिलाफ शुरू किया गया, और उसके बाद आपने परिणति देखी कि वही खिलाफत बाद में असहयोग में बदल गया। और उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। आप अपनी पीढ़ियों को इस जलियांवाला बाग हत्याकांड की कहानियाँ सुनाइए, जिससे आपकी पीढ़ियों को आपके अतीत के बारे में ज्ञात रहे, जिससे वे पश्चिमीकरण की दिशा में जो आगे तो बढ़ें, लेकिन अपने भारतीय संस्कृति का जो पश्चिमी लोगों ने अपमान किया है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। और उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और आगे भी हम ऐसे ही सेशन आपके लिए लाते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल प्रिपरेशन फॉर हिस्ट्री को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।